हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर। जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड जो इतने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना स्किप किए हुए ये वीडियो जो है शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपके एग्ज़ाम में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जो इतने भी क्वेश्चन आए वो स्किप ना हो और बन जाए आपसे। तो चलिए बिना देर किए हुए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है, समान रहती है, कम हो जाती है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो देखिए, जो भी ग्रुप होती है उसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है? समान रहती है। ध्यान में रखिएगा, क्या समान रहती है। कभी कभी क्या है, आप गलत क्वेश्चन करके आ जाते हैं, बढ़ती है घटती है कर देते हैं, लेकिन ये हमेशा क्या होती है? समान रहती है। ध्यान में रखिएगा, समान रहती है। ठीक है। देखिए, इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको देखते हैं। एक जो समूह होता है इसमें सबसे बाहरी कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन जो है समान रहता है, ये आपको बता दिया गया। देखिए, आवर्त सारणी में कुल जो है कितने ग्रुप होते हैं, कितने समूह होते हैं? तो वो 18 होते हैं। और आवर्त सारणी में कुल खंड, जो खंड की बात करेंगे तो 4 खंड होते हैं। तो कौन कौन से खंड जो है 4? देखिए, एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये 4 खंड होते हैं। समूह यानी कि ग्रुप में जो 18वें में आते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नोबेल गैस बोला जाता है। 18वें ग्रुप के जितने भी तत्व हैं उसको नोबेल गैस में रखा गया है क्योंकि यह सबसे बाहरी कक्षा को पूरी तरह से भर देता है। ठीक है। प्रत्येक परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन और नाभिक जरूर होते ही हैं। हर एक परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन और नाभिक होते हैं। अगला देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक दिमित्री इवानोच मेंडलीव को कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर जो है मेंडलीव आवर्त सारणी रखा गया है नाम। देखिए, सबसे कम पिघलने और क्वथनांक वाला जो तत्व है हीलियम है, जो कि बहुत कम पिघलता है और इसका जो क्वथनांक जो होता है वो कम होता है। इसी तरह अगर उच्चतम गलनांक की बात करें यानी कि पिघलने की बात करें तो ये जो तत्व होता है वो कार्बन होता है। और अगर उच्चतम क्वथनांक की बात करेंगे तो टंगस्टन जो तत्व होता है वो होता है। फिर है, अगर उच्चतम घनत्व की बात करेंगे तो ओशियम जो तत्व होता है उसमें जो है सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है। और अगर विद्युत ऋणात्मकता और की बात करें तो इसमें क्या होता है? फ्लोरीन जो होता है, विद्युत ऋणात्मकता जो है सबसे अधिक होता है फ्लोरीन में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि किसी तत्व का रासायनिक व्यवहार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो एक तत्व की संयोजकता, एक तत्व की मोलर द्रव्यमान, एक तत्व की मोलर आयतन, एक तत्व का आकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एक तत्व की संयोजकता, इसकी जो है सही उत्तर होगा। देखिए, रासायनिक परमाणु या अणुओं को बनाते समय अन्य परमाणु के साथ संयोजन करने के लिए एक तत्व की क्षमता को संयोजकता के रूप में जाना जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या विषम चुंबकीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है O⁴ और नीचे नीचे भी क्या होगा? 2 होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? जब पावर में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा। तो ये विषम चुंबकीय कहलाता है। यह चुंबकीय क्षेत्रों के लिए कमजोर, ऋणात्मक, संवेदनशील होते हैं। विषम चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से अल्प विकर्षित होते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, इसलिए कोई स्थानीय प्रति परमाणु शुद्ध चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता है। ध्यान रखिएगा ये कि कोई भी अगर सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं और कोई भी स्थायी प्रति परमाणु जो है शुद्ध चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता है। तांबे, चांदी और सोने सहित आवधिक सारणी में अधिकांश तत्व विषम चुंबकीय होते हैं। अगला है, हुंड का नियम किसमें इलेक्ट्रॉन को वितरण से संबंधित है? तो कक्षा से, क्वांटम कोश और समभ्रंश कक्षा से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका समभ्रंश कक्षा से जो है हुंड का नियम जो है इलेक्ट्रॉनों को वितरित करता है।
देखिए, एक कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया गया है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे, अगर एक कोश में समायोजित जो भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, उसका जो सूत्र होता है वो होता है 2n⁻²। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे कि पाउली के अपवर्जन सिद्धांत में कहा गया है कि परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन सभी चार क्वांटम संख्याओं यानी कि n, l, m और s, ठीक है, के लिए समान नहीं रख सकते। उदाहरण के लिए 1s उपकोष में केवल दो इलेक्ट्रॉन को समायोजित कर सकता है। उसी तरह अगर हम लोग आगे की बात करेंगे तो दो के बाद क्या आता है हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं उसमें 8 आता है, फिर क्या आता है 18 आता है। इस प्रकार हम इसको समायोजित करके रखते हैं। जैसे कि 1s कक्षक के लिए n=1 होता है, l=0, m=0 और ms जो इक्वल होता है वो क्या होता है, हाफ 1/2 होता है या माइनस हाफ होता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो एक कोश में समायोजित की जाती है वो जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 2n⁻²। ठीक है, उदाहरण के लिए के कोश में केवल एक उपकोष 1s होता है, इसलिए के कोश में व्याप्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 ही हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरीन की संयोजकता क्या है। तो क्लोरीन का पहली बात तो परमाणु संख्या जो हमें पता होनी चाहिए। तो क्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है वो 17 होती है, और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हम क्या हो जाएगा 2, फिर अगले में क्या जाएगा 8 जाएगा, फिर अगला में क्या जाएगा 7 जाएगा। वैसे तो यहाँ पे 18 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारे पास इसका क्या है, जो परमाणु संख्या वो 17 है, इसलिए हमारे पास क्या है यहाँ पे 7 है। तो इसकी अगर संयोजकता की बात करेंगे तो हम लोग इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमें एक परमाणु एक्स्ट्रा क्या है चाहिए। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, देखिए, किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्लोरीन के परमाणु संख्या जो है 17 है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 2, 8, 7, इस तरीके से हम लोग देखते हैं 1s⁻², 2s⁻², 2p⁻6, 3s⁻2 और 3p�5। इस तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है पूरा spdf मॉडल में अगर देखा जाए तो होता है, और यह क्रमशः k, l, m में वितरित किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसका बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो पहला जो इलेक्ट्रॉन जो भरता है ये 2 होता है, फिर उसके बाद क्या होता है 8 होता है, उसके बाद फिर क्या होता है 8 या फिर 18 होता है। तो पहले क्या है हमारे पास k है, फिर क्या है l है, उसके बाद क्या है m है। ठीक है, यह ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए सबसे बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने पर यह क्लोराइड आयन बनाता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2, 8, 8 हो जाता है। अतः क्लोरीन की जो संयोजकता है वो 1 होगी। ठीक है, अगला देखते हैं, पहले आयनन विभव के उच्चतम मूल्य वाला तत्व है। तो बोरॉन, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो आयनन विभव का उच्चतम मूल्य वाला जो तत्व है वो होगा आपका नाइट्रोजन। ठीक है, देखिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। यह पृथक गैसीय और परमाणु से बाहरी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। किसी रासायनिक तत्व की आयनीकरण ऊर्जा यानी कि किलो जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त की जाती है। तो ध्यान रखिए क्या, अगर किसी रासायनिक तत्व की आयनीकरण की ऊर्जा को हम लोग किलो जूल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है व्यक्त करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को प्रथम आयनीकरण विभव कहा जाता है। परमाणु जितना स्थिर होता है उतना ही उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल जो है उच्च होता है, यानी कि जो उसका ऊर्जा होती है वो बहुत ही उच्च होती है। अगला है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो आप लोगों को अधिकतर ये पता होगा कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। देखिए, आपके पास ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि विद्युत बल्ब में तो हम लोग आर्गन गैस भरते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है, अगर कोई भी किसी भी प्रकार का निष्क्रिय गैस है, ठीक है, जो कि बिजली के बल्बों में जो है आसानी से भरा जा सकता है,
तो निष्क्रिय गैसों को जो है बिजली के बल्ब में भरे जा सकते हैं। इसलिए हमारे पास ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन गैस जो है निष्क्रिय गैस है, तो इसको हम लोग यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। बल्ब में उपयोग की जाने वाले टंगस्टन फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन या फिर आर्गन जैसी रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस को भरे जाते हैं। ठीक है, तो किसके लिए अगर किया जाता है इसका उपयोग, तो टंगस्टन फिलामेंट में जो ऑक्सीकरण होता है उसको रोकने के लिए इस गैस का जो है उपयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस तत्व को पौधों में सूक्ष्म पोषक माना जाता है? तो पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम होगा या फिर जिंक होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास जिंक। पौधों के विकास और चयापचय के लिए केवल उच्च तत्व की आवश्यकता पाए जाते हैं। इन तत्वों की उनकी मात्रात्मक आवश्यकताओं के आधार पर आगे दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातुओं के अंतर्गत आता है? तो जर्मेनियम, जस्ता, चांदी और सोना। तो उपधातुओं की बात करेंगे तो जो है जर्मेनियम जो है उपधातु के अंतर्गत आता है। बाकी जो है जस्ता, चांदी और सोना ये सभी क्या है, धातु के अंतर्गत आता है। देखिए जर्मेनियम के बारे में जान लेते हैं। जर्मेनियम का जो परमाणु संख्या वो होता है 32 होता है। जर्मेनियम सबसे अधिक व्यापक रूप से अर्धचालक के रूप में उपयोग किया जाता है। जर्मेनियम का उपयोग जो है ट्रांजिस्टर और एकीकृत परिपथ में किया जाता है। जर्मेनियम का उपयोग एक मिश्र धातु कारक के रूप में भी किया जाता है। देखिए एका सिलिकॉन को जर्मेनियम के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जो एका सिलिकॉन को अगर नाम पूछा जाए कि और किस रूप में जाना जाता है तो जर्मेनियम के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसा उपधातु है जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमें इससे क्या होती है, मोटिवेशनल मिलती है और इससे हमें ये होता है कि हम आपके लिए आगे और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करें। ठीक है, अगला देखते हैं जस्ता। ठीक है, यानी कि Zn। ठीक है, यह नीला सफ़ेद चमकदार धातु होता है। यह जंग लगने से बचाने के लिए जस्ता का अधिकांश उपयोग अन्य धातुओं में किया जाता है, जैसे कि लोहे का जस्तीकरण किया जाता है। जस्तीकृत इस्पात का उपयोग कार की काया और झूला पुलों के लिए भी किया जाता है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 30 होता है। अगला है सोना। ठीक है, सोना का जो प्रतीक चिन्ह है AU से इसको जो है दर्शाते हैं हम लोग। इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 79 होता है। यह सभी धातुओं में सबसे अधिक तन्य या आघातवर्तनी सोना ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। यानी कि जो सोना को जो है अधिक से अधिक हम लोग क्या करते हैं, तन्य कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, यह सबसे अधिक व्यापक रूप से आभूषणों में उपयोग किया जाता है। फिर आता है चांदी। चांदी को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, Ag से। Ag इसका प्रतीक चिन्ह है। इसका परमाणु संख्या जो है 47 होता है। इसमें किसी भी धातु से उच्चतम विद्युत चालकता और तापीय चालकता होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।